सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। आज इंटरनेशनल हालात पे भी एक नज़र डालेंगे और जर्मनी में जी टर्मिनल 3 का इफ्तिताह हुआ है। खान साहब से पूछेंगे कि इससे लोगों को क्या क्या फ़ायदे पहुंचेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट में बड़ी तादाद में हमारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। खान साहब, टर्मिनल 3 का इफ्तिताह हो गया यहाँ फ्रैंकफर्ट में। हाँ जी, ये 10 साल से बन रहा था टर्मिनल 3, जो राइन माइन एयरबेस जो अमेरिकन का एरिया था, जो उन्होंने खाली की थी, तो उसको उन्होंने फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट वालों ने एज ए टर्मिनल 3 वहां पे बनाने का ऐलान किया था। तो 10 साल से वो टर्मिनल बन रहा था। अब वो टर्मिनल मुकम्मल हो गया। कल से 23 तारीख से वो टर्मिनल जो है शुरू हो जाएगा, उस पर फ्लाइट्स वगैरह उतरनी शुरू हो जाएगी। तो काफी बड़ा टर्मिनल है और ये एयरपोर्ट का जो मेन एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल सामने का हिस्सा जो है, जो आपकी जो लैंडिंग बांध है 2-3, उनको क्रॉस करने के बाद जो एरिया शुरू होता है वहां बनाया गया है। तो उसके लिए फिर काफी लंबा, जिसे कहना चाहता है, चक्कर बनाना पड़ा है इनको। और जो इन्होंने नई ट्रेन डाली है लोगों पैसेंजर्स को वहां ले जाने वाली, वो भी काफी बड़ा एक दायरा बना के टर्मिनल 1 से 2, 2 से फिर 3 की तरफ जाने के लिए कम से कम मेरे ख्याल 2 मील थोड़ी ज्यादा लंबी वो रेलवे की लाइन बिछाई गई है। इसके ऊपर वो ट्रेन चलेगी, मैग्नेट ट्रेन, और वहां तक पैसेंजर्स को पहुंचाने के लिए। बहरहाल ये कहते हैं 90 मिलियन पैसेंजर्स सालाना इसके ऊपर इस टर्मिनल से आए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा, मतलब एक बड़ा टर्मिनल है। और आपको पता है एयरपोर्ट भी अब उन शामिल हो गया हुआ है जो जैसे गिफेक्ट वगैरह के जितने भी काम है वो सब गैर मुल्कों के हाथ में है। इस फील्ड से जर्मन जो है गायब हो चुके हैं। ज्यादा आपको ईस्टर्न ब्लॉक मिलेंगे, टर्किश मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे, एशियंस जो है। तो ये बहरहाल एक नई जॉब्स का इम्कान पैदा हुआ है और यकीनन पाकिस्तानियों को भी इसका फायदा पहुंचेगा। और पाकिस्तानियों को मतलब अप्लाई करना चाहिए, जिनके जो बेकार है, बेरोजगार है, कि वो इस टर्मिनल से फायदा उठाएं और वहां पर जॉब जो है वो तलाश करें। खान बड़ी तादाद में हमारे पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स जो खासकर फ्रैंकफर्ट का वहाँ पे काम करते हैं और मुझे कई दफ़ा वहाँ सफ़र के दौरान भी एयरपोर्ट पे मिले भी हैं। ये बताइए कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मुश्किलात भी होती हैं वहाँ पे जो अप्लाई करना है, ज़ाहिर को कोर्स वोर्स भी करवाते होंगे, ज़ाहिर है वैसे तो नहीं वो काम पे रख लेते होंगे। देखिए, वो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। उसको सबसे पहले तो वहाँ की सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है आपको क्रिमिनल आर्म से। वो अगर जिस बंदे की क्लियर हो तो उसको काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं पेश आती। काफी खवातीन वहाँ पे खाना पैकिंग का काम भी करती हैं हमारी पाकिस्तानी। और अगर आपके फील्ड है एयरपोर्ट्स के ऊपर, उनमें ज्यादातर जो है गैर मुल्की जो छाए हुए हैं, वो ये काम कर रहे हैं। जैसे होटल लाइन है, इसी तरह एयरपोर्ट का ऐसा उनमें शामिल हो गया, जहाँ पे गिफेक्ट हाउस का पे या सिक्योरिटी और मुख्तलिफ जो काम है, सिवाय इसके चेक इन वगैरह जो है वो भी एयरलाइन अपना खुद लेती है या फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट लेता है। बाकी सारे कारोबार जितने भी है, कई सौ बस फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में चलती है दिन के अंदर टर्मिनल टू टर्मिनल लेके जाने के लिए लोगों को। वो सब गैर मुल्की ड्राइवर है। चलें जी, बड़ा अच्छा जगह मिलती है। सॉरी, बड़ा अच्छा मौका है। कोशिश करें कि अगर आपके पास काम नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई से हमने आपको बताया था कि बुर्का गिल्ड के लिए भी इस पर सख्त कवानीन आ रहे हैं। तो बेहतर है जो भी लोग फ्रैंकफर्ट के पास रहते हैं इर्द गिर्द के, उनके लिए एक ज़बरदस्त मौका भी है, फ़ायदा उठाना चाहिए। खान साहब, यूक्रेन जंग का मसला हल नहीं हो रहा। नहीं, अब जो है काफी हद तक तो हल हो गया इन मानों में कि यूक्रेन को 90 बिलियन यूरोपीय यूनियन ने पास किए थे देने, कर्जे के तौर पर देने की। अब तक तो वो पैसे खर्च रहा था यूरोपीय यूनियन से इमदाद के नाम के ऊपर के भी हम रूस के खतरे के पेश नजर या रूस से मुकाबले के लिए ये रकम दी जा रही थी। अब यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगाई थी और उन्होंने 90 बिलियन का कर्जा देने का ऐलान किया, मतलब पास किया था। लेकिन उसमें रुकावट था आपका हंगरी जो है, और हंगरी के जो पाइपलाइन जाती है
वो पीछे नुकसान हो गया था इसके बमबारी वगैरह के अंदर, लड़ाई के अंदर। तो वो रशिया से जो पाइपलाइन जा रही थी उसको यूक्रेन से गुजरते हुए नुकसान पहुंच गया था। उसको ये ठीक नहीं कर रहे थे यूक्रेन वाले, और इसलिए हंगरी जो है वो वोट नहीं दे रहा था। हंगरी भी और स्लोवाकिया भी, ये दोनों मुल्क कहते हैं जो पाबंदियों के बावजूद ईरान से तेल ले रहे हैं, और उनको अलाउ किया है इन्होंने इसलिए कि ये गरीब मुल्क है दोनों फाइनेंशियल लिहाज से। तो इनको अलाउ किया हुआ था कि तेल ले लें, लेकिन वहां उस तेल के रास्ते को तबाह कर दिया इन्होंने। उसकी मरम्मत नहीं कर रहा था यूक्रेन। बहरहाल अब ये है कि यूक्रेन ने इन्होंने मरम्मत करवा दी है यूक्रेन ने, तो फिर अब ये वो तेल बहाल हो गया। अब दोनों वोट जो मुखालफत में थे वो पीछे हट गए, और उनका जी अब 90 बिलियन जो है वो कल ही कहा जा रहा था कि विदिन 24 आवर जो है ये 90 बिलियन रकम जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो उसके बाद अब ये 90 बिलियन जंग में जो होते हैं या इसके लिए डेवलपमेंट में खर्च किया जाता है, अब ये तो अफसोस आने वाले दिनों से पता लगेगा। बज़ाहिर तो आजकल हालात में अमन है, जंग की कैफियत में वो रूस की तरफ से इस किस्म के हमले किए जा रहे थे उनमें गैप आया हुआ है। हाँ तो क्या अपडेट है ईरान के हवाले से, जरा बताएं हमारे देखने वालों। देखिए, ईरान के मामले में जो जंगबंदी है तो ट्रम्प साहब ने कैसा फिक्रा कह दिया है कि भाई जंगबंदी उस वक्त तक रही जब तक हम बातचीत शुरू नहीं कर लेते, जब बातचीत के लिए बैठ नहीं जाते। इसका मतलब साफ मतलब ये है कि भाई आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जो अब तक हुआ है वो उसमें हम गलती पर थे, और जंग की कैफियत से गुजरने के बाद जब तक अमन थी के लिए बैठेंगे तो कोई ना कोई फैसला करने के काबिल होंगे। जंग जो है वो कोई हल नहीं निकला। जो कुछ इन्होंने सोच रखा था कि भाई हम चंद दिनों के अंदर ये चंद हफ्तों के अंदर ईरान पर कब्जा कर लेंगे, ईरान को अपना मातहत बना लेंगे, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन जो सूरत हाल दरपेश हो गई है उसके अंदर अमेरिका की पोजीशन भी कमजोर हुई है, और खासतौर पर ट्रम्प साहब को बड़ा धचका लगा है। जी खासा मजाकरात मजाकरात मजाकरात, मगर कोई अभी तक ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे। कभी ईरान शिपों पे कब्जा कर रहा है, कभी अमेरिका शिपों पे कब्जा कर रहा है, कभी इंटरनेट काट दिया जाएगा। इसराइल का वज़ीर आज़म कह रहा है कि हम एटमी हमला करेंगे, हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं, हम ईरान को जब तक बर्बाद नहीं करेंगे हमें नींद नहीं आएगी। तो ये बताइए कि मजाकरात करने किसने है जब ऐसा माहौल होगा? तो देखिए, ये सब बातें जो है पीछे रही हुई है। अब जितना ट्रम्प साहब फंस गए हुए हैं, जॉन कैरी अमेरिका का बहुत बड़ा नाम है, वज़ीर खारजा रहे हुए हैं और लंबा अर्सा कांग्रेस की कमेटी के सरबराह, फॉरेन अफेयर्स की कमेटी के सरबराह रहे हुए हैं। उन्होंने जो कल इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि 3 सदरों को, अमेरिका के 3 सदरों को इसराइली वज़ीर आज़म ने कोशिश की कि वो ईरान की जंग में झोंक दे, लेकिन तीनों सदर इन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये हरकत नहीं करनी। और ट्रम्प साहब इस चक्कर में फंस गए, और जिससे इसराइल की भी पोजीशन खराब हुई हुई है, और अमेरिका की अपनी पोजीशन जो है बहुत ज्यादा खराब हुई हुई है, और सारी दुनिया जो है वो बातें कर रही है अमेरिका के ऊपर। तो बहरहाल इस सारी सूरत के हाल के अंदर जो दरपेश होगी उसमें अब अमेरिका बहुत बड़ी तरफ फंस गया हुआ है, जिसका फायदा जो है ईरान वाले उठा रहे हैं। वो आहिस्ता चल रहे हैं और समझदारी से चल रहे हैं, और वो ये देखते हैं कि भाई एक दफा ये जाल में फंस रहा है तो अब इसको एक दफा पूरी तरह झटका देकर अमेरिका को समझाना है कि भाई दुनिया में और सारे तुम्हारे वैक्यूम नहीं है, बात मुल्क या बात ताकत ऐसी भी है जो आप पे आंखों में आंखें डाल के बात कर सकती है। खैर, आंखों में आंखें डाल के बात तो कर सकते हैं। ये समंदर का जो सिलसिला चला हुआ है, वहां पर नाकाबंदी चल रही है, इसके है कोई असरात के खुल जाएंगे? कल भी आपने कहा था कि जल्दी कोई ना कोई इसका मसले का देखिए, इससे सारी दुनिया का रिस्क वो बढ़ता है। इसके लिए सब कोशिशें कर रहे हैं। जापान और कोरिया अलग कोशिशें कर रहे हैं, उनके अलावा इस मौजूद को पर मीटिंगें हो रही है। यूरोप के अंदर आज लंदन के अंदर 30 ममालिक, पहले ये 40 ममालिक जो है सियासी गुफ्तगू कर चुके हैं इसके हल के लिए। आज उन्होंने 30 ममालिक के फौजी सरबराहान को
बरतानिया बुलाया हुआ है कि भाई अगर इसको इस तरीके से हम अगर सियासी तौर पर हम नाकाम होते हैं तो क्या इसका कोई फौजी हल है कि जिसके अंदर ज्यादा कम नुकसान के साथ हम ये अपना खोलने में कामयाब हो जाए। इसलिए दुनिया फिक्रमंद तो है तरफ से। तो बहरहाल ये दिनों की बात है, ये कोई लंबा चल नहीं सकेगा ये मामला कि आप इसका कब्जा करके बैठ जाए। ये सब यही कह रहे हैं कि ये फ्राइडे तक जो है इसका कोई ना कोई हल जो है निकालने की कोशिश की जाएगी। खासा अभी जो बात आपने कही कि फौजी जो यहाँ के जनरल हैं वो मीटिंग कर रहे हैं इंग्लैंड में, तो कहीं अमेरिका इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कोई ये भी अपना हिस्सा डाल ही दें वहां पे। वो पहले भी कह रहा था आओ इधर खिलाओ मेरी मदद करो, तो उसमें कहीं कामयाब ना हो जाए अमेरिका। नहीं, ये इस मामले में पूरा यूरोप कॉमन जो है एक है, मतलब एक राय रखते हैं कि भाई हमने इस जंग का हिस्सा नहीं बनना। जी। आज भी जो शहंशाह ईरान का जो बेटा है शाह, वो आज लंदन पहुंच रहा है और उसके पहुंचने से पहले फॉरेन ऑफिस ने बयान जारी कर दिया सुबह कि भाई वो अपने तौर पर ही हमारा है, वो जर्मन हुकूमत का मेहमान नहीं है। और कल उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम ना उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और ना उसके बाद कोई ऑफिशियल डेलीगेशन जो है जर्मन हुकूमत का उससे मुलाकात नहीं करेगा। हम जो ईरान का जो मसला इस वक्त दरपेश है उसके हल के लिए जो कोशिशें हो रही है उसी का साथ देंगे। और अगर ये शाह बेटा उसके साथ ईरानी डेलीगेशन में अमेरिकन डेलीगेशन के साथ गुफ्तो शरीफ के दौरान पाकिस्तान जाता है, उस वहां मौजूद होता है, तो हम उसको पसंदीदा निगाह नहीं देखेंगे। यहाँ तक मतलब लोग इस वक्त ईरान के मामले में अमेरिका से दूरी किए हुए हैं। जर्मनी में क्या कोई खास मकसद के यहाँ का इंतखाब शाह के बेटे ने किया और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह पे पाबंदी लग सकती है उसके? मैं ये कह रहा था कि ये कोई खास मकसद के तहत यहाँ पे वो आ रहा है। नहीं, वो तो देखें जहाँ जहाँ ईरानियों ने सियासी पनाह ले ली है, जहाँ कुछ ना कुछ उसको ये है कि मुझे कोई हिमायत हासिल हो जाएगी, जो मुकामी जो ईरानी यहाँ आबाद है यूरोप के जिन मुल्कों में, वहाँ वो कोशिश करता जाके अपने हिमायती ढूंढने की, लेकिन अभी तक उससे कोई ऐसी बड़ी कामयाबी मिली नहीं। अच्छा ये बताइए, यहाँ जर्मन गवर्नमेंट उस पर पाबंदी भी लगा सकती है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? नहीं, जरूरत नहीं पाबंदी लगाने की। अच्छा, जरूरत नहीं किसी किस्म की। तो पाकिस्तान में वो अभी तक इस्लामाबाद बंद पड़ा हुआ, कोई थोड़ा सा बता दें हमारे देखने वालों को। मेहमान तो आए नहीं। इस्लामाबाद बड़ी उम्मीद है कि जो कोशिशें हो रही है उसके अंदर कामयाबी होगी, इसलिए उन्होंने अब तक खोला नहीं है। और बल्कि बात तो ये भी कह रहे थे कि आज सुबह तक कोई ना कोई डेलीगेशन जो है वो पहुंच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ भी आसिम मुनीर साहब जो है वो काफी ईरान के साथ क्लोज है और उसको कायल कर रहे हैं इस बात की तकलीफ से वो गुफ्तो शरीफ का हिस्सा तो बने आके। तो फिर इस स्टेज के ऊपर कोई ऐसा मुआहदा तो होने नहीं लगा जो दूर असर जो ये सिर्फ ये है कि सबसे पहले जंगबंदी जो है वो तो एक मदद मुकर कर दी जाएगी और पॉइंट फाइनल कर लिए जाएंगे जिनके ऊपर गुफ्तो शरीफ दोनों पार्टियों के दरमियान ईरान और अमेरिका के दरमियान होगी। और फिर एंड पे जाके कोई किसी मायने वाली शक्ल पैदा होगी। ये तो लोग कह रहे हैं कि एमओ जैसे कहते हैं, कोई ना कोई तहरीर लिखकर तो उसको मुआहदे की शक्ल दी जाएगी। इससे ज्यादा काम इस पे होना नहीं, तो उसके लिए बाद ईरान को तैयार कर रहे हैं। मतलब आखिर में ये बताइए कि आसिम मुनीर के अलावा अगर कोई शख्स और हो तो शायद ईरान मान जाए। ये भी है क्योंकि हर चीज देखते हैं, जो गवर्नमेंट है वो देखते हैं कि अपने मुल्क के इनके ये हालात हैं, ये कहाँ तक पहुंच चुके हैं। ईरान पे 47 साल में पाबंदियां लगने के बावजूद भी अपने पाँव पे खड़ा है, हम तो डगमगा रहे हैं। तो कोई ऐसी क्यों नहीं पार्टी सामने आ रही जिसपे ईरान इतमाद करे? देखिए, सियासी तौर पर पाकिस्तान चाहे आप जितनी मर्जी ब्रदरहुड की बात करता रहे, पाकिस्तान ने कई दफा जो पाइपलाइन वाला मुआहिदा है उसकी भी खिलाफ वर्जी की है और ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एक मुकदमा भी किया हुआ है हर जाने का।
और सियासी तौर पर जो हुकूमतें हैं उनमें आपस में एतमाद वो नहीं है। सऊदी अरब के अंदर भी और यहाँ पर भी जो हमारी अफवाह जैसे सरबराह जो भी हो, आसिम मुनीर हो या जैद बकर हो, उनको ज्यादा काबिल एतमाद समझते हैं। वो देखते हैं कि भाई हुकूमत जो पाकिस्तान के अंदर कर रही है वो असल में फौज ही कर रही है। सियासी तौर पर जो लोग सामने हैं वो सिर्फ एक डमी विजालम कह लें या फौज के ताबे होकर काम करने वाले लोग हैं। कोई जमहूरी हुकूमत वहां पे नहीं है, इसलिए वो फौज को अहमियत देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। लेकिन मेरे ख्याल में है कोई और बंदा आएगा तो शायद ये काम होगा। बड़ा फर्क पड़ता है इससे, क्योंकि ईरान को पता है कि ट्रम्प साहब जिस तरह तारीफें करते हैं वो बगैर वजह की तारीफ कई दफ़ा कर देते हैं, कोई मकसद भी नहीं होता। तो ईरान भी ज़ाहिर गहरी नज़र रखे हुए जो इतने बड़े मुल्क के साथ जंग कर रहे हैं, उनको भी पता है कि हमारे क्या हालात है।